वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं वंदन कुमार आजाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज मैं पहली बार अपने मोबाइल से हटकर अब एक टैब पर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अंत तक इससे बने रहिए और अपना रिव्यू दीजिए कि भैया ये वीडियो में किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट है, कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, तो मुझे उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मटेरियल साइंस में पहुंच चुके थे स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन के पास, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भैया पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स और कॉर्नर डिफेक्ट्स टाइप के स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन हो सकते हैं। जिसमें पॉइंट डिफेक्ट्स को हम लोगों ने बहुत डिटेल में सारे पॉइंट डिफेक्ट्स को देख रखा था। शॉर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी हम लोग पहले ही देख रखे थे। उसके बाद हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें देख लिया था और सरफेस डिफेक्ट्स पर पहुंच गए थे हम लोग। ठीक है। और सरफेस डिफेक्ट्स में हम लोगों ने ये चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में देखा था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आपसे आग्रह है कि ये सीक्वेंस से चीज़ों को देख के आइए। ठीक है। तब जाके आपका थोड़ा सा बेस बनेगा और चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आएगी। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करता हूँ, मान के चलता हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है। हाँ, मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ कवर करता हूँ जो सीधे सीधे एग्जाम में आने वाला है। ये सारा लेक्चर जो बनाया गया वो इन्हीं क्वेश्चनों को ध्यान में रख के बनाया गया है जो प्रीवियस ईयर्स में गेट, ईएससी और फिर और भी जो पीएसयू के एग्जाम्स हैं उसमें आ चुका है। उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर ये पूरा डिजाइन किया गया है। तो वो क्वेश्चन चूंकि आए हैं तो आ रहे हैं और वही क्वेश्चन आएंगे भी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अब हमें इस वीडियो लेक्चर में देखना था लो एंगल बाउंड्रीज। जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस डिफेक्ट्स, जिसे हम 2D डिफेक्ट्स भी कहते हैं, यह स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन का एक एग्जाम्पल है। और इसमें सबसे पहला था ग्रेन बाउंड्रीज, उसके बाद है लो एंगल बाउंड्रीज, उसके बाद है ट्विन बाउंड्रीज और स्टैकिंग फॉल्ट्स। तो अभी हम लोग सेकेंड में पहुंचे हैं लो एंगल बाउंड्रीज पर। कहता है लो एंगल बाउंड्रीज को अगर समझना है तो इस डायग्राम को देखिए। मैंने आपको एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाया जिसमें एटम जो है वो इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं या अरेंज है। ठीक है। यहाँ पे सब जगह पे आपको एटम अरेंज आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये पहले था। ठीक है। डिसलोकेशन होने से पहले, ये किसी प्रकार का इम्परफेक्शन होने से पहले का था। ठीक है। इस प्रकार से एटम्स अरेंज थे। उसके बाद क्या हुआ भाई, तो कहता इसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे होने चाहिए थे, यानी कि परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से एटम को होने चाहिए थे। ठीक है। उसके बाद क्या आया जी, कहता है डिफेक्ट्स आया। डिफेक्ट्स होगा तो क्या हो जाएगा सर,
कहता डिफेक्ट्स होगा तो हो जाएगा कुछ गड़बड़ी। कहता क्या गड़बड़ी होगा, कहता यहाँ ये जो बगल में यहाँ पे एटम था वो उठ के यहाँ पे आ गया है, ये वाला जो एटम है उठ के यहाँ पे आ गया है, ये वाला एटम जो है उठ के यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिसलोकेशन जो इस प्रकार से होना चाहिए था ये थोड़ा सा डोल गया है। ठीक है, मैं चूँकि पढ़ाया हूँ तो सब चीज़ बढ़ा लेता हूँ, मैं थोड़ा सा अपना मार्कर का साइज भी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिखे कि मैं कहाँ पे था। कहता यहाँ पे था और उठ के कहाँ चला गया है जी, कहता यहाँ चला आया है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ये भी शिफ्ट हो गया और एक जगह ऐसे शिफ्ट हो गया तो जगह जगह ही नहीं बचेगा, तो वहाँ से बेचारा हट गया है। ठीक है, और इधर वाला इस प्रकार से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, एटम इस प्रकार से शिफ्ट हो गया, इसी को हम बोलते हैं लो एंगल बाउंड्रीज। ठीक है, तो अब जरा हम लोग लो एंगल बाउंड्रीज को जानने की कोशिश करते हैं कि लो एंगल बाउंड्रीज होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो कहता है व्हेन टू और मोर नंबर ऑफ एज डिसलोकेशंस आर एग्जिस्टिंग। कहता है एक नहीं, एक से कम ज़्यादा, दो हो या दो से ज़्यादा हो, अगर ऐसे एज डिसलोकेशन एक साथ एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे एग्जिस्टिंग वन एवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर अगर उस प्रकार से एग्जिस्ट करता है इन ग्रीन बाउंड्रीज, कहाँ पे, तो कहता है ग्रीन बाउंड्रीज पे, इट्स रिजल्ट इन इट्स मोर लैटिस डिस्टॉर्शन। ठीक है, इससे क्या होता है, लैटिस में डिस्टॉर्शन आ जाता है। कहता है इसी को हम कहते हैं लो एंगल या टिल्टेड बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं इसको, लो एंगल या टिल्टेड बाउंड्री। क्यों आता है जी, कहता है मैंने बताया कि क्यों आता है जी। कहता है सर ये आता है, ये दो या दो से अधिक जो एज डिस्लोकेशन, देखो जो डायरेक्टली यहाँ तक पहुँचा उसको पता ही नहीं होगा कि एज डिस्लोकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, उसको जाकर देखिए कि एज डिस्लोकेशन होता क्या है। ठीक है, कहता है एक से ज़्यादा, सॉरी दो या दो से ज़्यादा जो एज डिस्लोकेशन अगर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एक के ऊपर एक, कहाँ पे तक करता है, ग्रेन बाउंड्रीज के पास। ठीक है, तो इससे क्या होता है जी, इससे एक लैटिस डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं लो एंगल या फिर टिल्टेड बाउंड्रीज। कहता है कि अ सिमिलर टाइप ऑफ लैटिस डिस्टॉर्शन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू a compilation of a screw. A screw dislocation one above the other in a grain boundary. In such a case, the resulting lattice distortion is called low angle twist boundaries. ठीक है, कहता मैं ट्विस्ट वाला ही बताया था कि अगर आप ट्विस्टिंग कर दोगे, कहता अगर ट्विस्टिंग कर दोगे तो यही चीज़ वहाँ पे भी होगा और उस कंडीशन में उसे हम बोलेंगे लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्रीज। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं लो एंगल टिल्टेड बाउंड्रीज, वहाँ पे क्या बोलेंगे उसको, कहता ट्विस्टिंग अगर हुआ है तो उसे बोलेंगे लो एंगल ट्विस्ट। जैसे मैंने दिखाया था आपको कि ट्विस्ट करने के दौरान क्या होता है अभी। ठीक है, कहता है कि दो जिस प्रकार से एक लाइन डिस्टॉर्शन दिखाया था एक ट्विस्ट वाला, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, अगर आप लोग उस वीडियो को देखा है कि भैया अगर आप आटा का बेल को अगर लपेट देते हैं उसको थोड़ा सा इस प्रकार से मोड़ेंगे तो थोड़ा सा ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा नीचे की ओर। देखो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, आटा का लोइया बनाते हो ना लंबा लंबा, उसको थोड़ा सा मोड़ो, उसको डिस्टॉर्ट करो तो देखो तो नीचे की ओर से सर जाता है। ठीक है, तो इस डिस्टॉर्टेड या स्क्रू डिसलोकेशन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी क्या होगा कि इसमें भी अगर सिमिलर टाइप ऑफ लैटिस डिस्टॉर्शन कैन बी एक्सपेक्टेड ड्यू टू ए कॉम्प्लाइजेशन ऑफ स्क्रू डिसलोकेशन के कारण भी ये हो सकता है। वह अगर स्क्रू डिसलोकेशन एक के ऊपर एक हो गया। ठीक है, देखो सरफेस बनेगा तो कैसे बनेगा, तो लाइन से ही जुड़ जुड़ सरफेस बनता है, तो एक के ऊपर ढेर सारा लाइन अगर इस प्रकार से डिस्टॉर्टेड हो गया, जैसे देखो ये एज ही डिसलोकेशन है लेकिन एगो नहीं है, ढेर सारा एज डिसलोकेशन, तो ढेर सारा अगर लाइन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, सरफेस बन जाएगा। तो ढेर सारा ऐसे लाइन डिसलोकेशन आपको मिला तो इससे क्या बन गया, तो कहता है एक सरफेस डिसलोकेशन बन गया है, सरफेस डिफेक्ट्स बन गया है। ठीक है, और इसी सरफेस डिफेक्ट्स को हम बोलते हैं क्या,
कहता इसे बोलते हैं लो एंगल बाउंड्रीज। कहता लो एंगल बाउंड्री जैसे कि वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है, एज डिसलोकेशन होता था, एक स्क्रू डिसलोकेशन होता था, तो कहता है यहाँ पे एज डिसलोकेशन के कारण भी बना है आपका लो एंगल बाउंड्रीज, उसको हम कहेंगे लो एंगल ट्रीटेड बाउंड्रीज। और एक स्क्रू डिसलोकेशन के कारण भी बना है, उसको हम कहेंगे लो एंगल ट्विस्ट बाउंड्रीज। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा बात। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मेरा पढ़ाई थोड़ा सा सीरियस चलेगा, नो वो कॉमेडी वगैरह जो आंसर करते हैं उस प्रकार कॉमेडी नहीं चलेगा, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है और बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस कवर करना होता है, तो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं होगी, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट पढ़ाई होगा। यानी कि जितना टाइम दे रहे हो उतना आपका टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगला है ट्विन बाउंड्री। कहता है ये भी आपका एक सरफेस डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल है, 2D डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल है। कहता है कि क्या होता है सर, ट्विन बाउंड्री क्या होता है, ठीक है। तो ट्विन बाउंड्री तो ट्यून बाउंड्री को देखना समझना है तो इस डायग्राम को देखो और समझो। कहता है ये आपका पहले लैटिस स्ट्रक्चर हुआ करता एकदम परफेक्ट वाला, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, एकदम परफेक्ट वाला लैटिस स्ट्रक्चर है। पर क्या हुआ कि कोई आया या फिर किसी कारण से, किसी वजह से, कहता है यहाँ से शेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ से शेयर करने का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला आया, यहाँ वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला आया, यहाँ वाला मॉलिक्यूल उठ के वो यहाँ चला आया, और यहाँ वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला आया, यहाँ वाला मॉलिक्यूल उठ के यहाँ चला आया। कहता है यहाँ पे देखो एक बाउंड्री ये और ये बना है, तो इसको हम इसी कारण से हम इसको बोलते हैं ट्विन बाउंड्री। ये दोनों क्या कहलाएगा हमारा ट्विन बाउंड्री। तो ये कैसे आया, तो कहता है इसको पकड़ के हम ससार दिए, यानी कि ये जो पूरा था, मैं फिर से दूसरा कलर लेता हूँ, दूसरे कलर से मैं बनाने की चेष्टा करता हूँ ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए कि ये पूरा जो था यहाँ पे इतना, ठीक है, ये सर के कहाँ आ गया जी, कहता थोड़ा सा नीचे आ गया है। कहता नीचे कहाँ गया सर, कहता थोड़ा सा नीचे चला गया है, और नीचे आ गया तो कहता यहाँ पे आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा सर के। तो कहता इसी को हम कहते हैं ट्विन बाउंड्री। तो भैया सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं। कहता है व्हेन अ ट्रूली क्रिस्टलाइन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू शेयर डिस्टॉर्शन। कैसा डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो कहता शेयर डिस्टॉर्शन, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह की गई होगा क्योंकि बहुत तेजी से नोट्स बनाया गया है, ठीक है। तो कहता है कि यहाँ पे शेयर डिस्टॉर्शन आपको है। कहता है द एटॉमिक अरेंजमेंट इन द स्लिप्ड पाथ मे बिकम्स मिरर इमेज ऑफ द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ अनस्लिप्ड पाथ ऑफ क्रिस्टल अबाउट टू बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, कहता है इधर वाला का जो है, अगर ट्विन बाउंड्री बीच वाला जो है, इसमें अगर इसका मिरर इमेज देखो तो इसका मिरर इमेज आपको इस साइड दिखेगा, ठीक है। कहता ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो दिस टू बाउंड्रीज आर कॉल्ड आर ट्विन बाउंड्रीज, ठीक है। इन्हीं दो बाउंड्रीज को हम बोलते हैं ट्विन बाउंड्रीज, जो कि यहाँ पे ये है और ये जो है वो क्या है जी, कहता है इसको कहते हैं हम लोग ट्विन बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें क्या होता है जी, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, उसको देखिए। कहता है व्हेन ट्रूली क्रिस्टलाइन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू शेयर डिस्टॉर्शन, ये कब होगा, क्योंकि शेयर डिस्टॉर्शन से सब्जेक्टेड रहेगा तब। इसमें क्या होता है, द एटॉमिक अरेंजमेंट इन द स्लिप्ड पाथ मे बिकम्स मिरर इमेज। जो स्लिप्ड पाथ जहाँ पे स्लिप होकर बना है तो वो क्या हो गया, जितना मिरर इमेज एक दूसरे का बन गया है, मिरर इमेज ऑफ द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ द अनस्लिप्ड पाथ। स्लिप्ड पाथ जो है इतना, और ये अनस्लिप्ड पाथ है, ठीक है। कहता इसमें क्या हो गया जी, कहता एक दूसरे का मिरर इमेज है, अनस्लिप्ड पाथ ऑफ द क्रिस्टलाइन अबाउट टू बाउंड्रीज। कहता दो बाउंड्रीज के अबाउट क्या बन गया है वो
मिरर इमेज बन गया है। दिस टू बाउंड्रीज आर कॉल्ड ट्विन बाउंड्री। इन दो बाउंड्री को हम बोलते हैं ट्विन बाउंड्री। कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग ले लेते हैं। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन क्या है तो मैंने बताया कि ये जो दो दो बाउंड्री है, ये वाला और ये वाला, इसको हम कहते हैं ट्विन बाउंड्रीज। इसे क्या बोलते हैं जी? कहता ट्विन बाउंड्रीज बोलते हैं। कहता इसके अंदर जो भी पूरा पूरा रीजन है, कहता इसको एनर्जी मिला है शेयरिंग के कारण, ठीक है। तो ये जो है वो हाई एनर्जी रीजन है। कैसा रीजन है? हाई एनर्जी रीजन है। और जगह की एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा है तो उसका क्रोजन भी ज़्यादा होगा। पहले से एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो भैया ऑक्सीजन से आसानी से रिएक्शन कर लेगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्रोजन हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन कहता है कि डिसलोकेशन डज नॉट मूव इक्वली इजिली इन दिस रीजन। कहता है इस रीजन में जो डिसलोकेशन जो है वो इजिली जो है वो मूव नहीं कर सकता है, इजिली और इक्वली मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी बराबर बराबर मूव कर ले आराम से, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जैसा कि बाकी सब रीजन में मूव कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये स्लिप्ड रीजन है, इसमें जो इस एज के कारण जो होता है ब्लॉक हो गया डिसलोकेशन का मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ये कह सकते हो कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग रीजन है, ज़्यादा यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है मटेरियल का वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है। और वो बढ़ा भी क्यों है जी? कहता डिसलोकेशन यहाँ पे अरेस्टेड हो गया है, रुक गया है, बंद गया है इसके कारण, ठीक है। एनर्जी ज़्यादा है तो कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा, कहाँ क्रोजन ज़्यादा होगा, जहाँ कहाँ पे ज़्यादा कम होगा, ये सारा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब है किस्सा स्टैकिंग फॉल्ट का। ये आखिरी सरफेस डिफेक्ट है, स्टैकिंग फॉल्ट। बताइए क्या है? मैं तो डिनोट फॉल्ट्स इन स्टैकिंग सीक्वेंस। स्टैकिंग सीक्वेंस में अगर फॉल्ट आ जाता है तो उसे कहते हैं स्टैकिंग फॉल्ट। कहता है स्टैकिंग सीक्वेंस किसे कहते हैं सर? कि मैंने बताया था कि जैसे एफसीसी में जो था वो स्टैक किस प्रकार से था? ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी फिर ए बी सी, इस प्रकार से रिपीट होता है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी हो गई, कहता क्या गड़बड़ी हो गई सर? कहता ए बी सी तो ठीक है, अगली बार ए बी सी में सी यहाँ पे गायब है, मिसिंग है, ठीक है। और अगला बार कहाँ से शुरू हो गया? तो कहता ए आ गया तो फिर बी सी शुरू हो गया, तो इस प्रकार से कोई एक प्रकार से कहीं कोई मिसिंग है। इसी प्रकार से एच सी पी है, उसमें ए बी ए बी ए बी इस प्रकार से रिपीटिंग रहता है। इसमें से कोई भी कहीं पे भी फॉल्ट आ गया, रिपीटेशन में गड़बड़ी आ गया है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्टैकिंग फॉल्ट। अब कहोगे कि स्टैकिंग फॉल्ट हो गया तो क्या हो गया सर? ठीक है, स्टैकिंग फॉल्ट होने से फर्क क्या पड़ गया? तो कहता है स्टैकिंग फॉल्ट होने से मेकिंग अ लैटिस अनस्टेबल ड्यू टू इंक्रीज नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लैटिस। इससे एनर्जी जो होता है लैटिस का बढ़ गया है, इससे वो ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जुड़ना चाहिए था, जिस अरेंज भाई उसका क्यों जुड़ा हुआ था? क्योंकि मैंने बताया था कि इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स है। अब अगला जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जुड़ सकता है वो कई तरीकों से जुड़ सकता है। जैसे एक तरीका तो है कि यहीं पे इस प्रकार से जुड़ा है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इस प्रकार से ना जुड़ा हो के इस प्रकार से जुड़ा हो, उसका जो गैपिंग बीच में वहाँ पे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर मान लेते कोई भी स्ट्रक्चर बना, तो कहता है ये मान लेते ये ए है तो ये क्या होगा जी? बी हो। ये तो एक ही रहे क्योंकि एक ही फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है। ये बी तरीके का है। अब ए से बी तरीके से जुड़ा हुआ है तो भगवान ने उस प्रकार से क्यों बनाया उसको? ज़्यादा स्टेबल था तब ना उस प्रकार से बना। अब वो स्टेबल था, अब फिर से उसमें कहीं फॉल्ट आ गया, बीच में से ए को कोई गायब हो गया, ठीक है, बी नहीं गायब, फिर से ए रिपीट हो गया, तो मतलब कि गड़बड़ी हो गया है। तो एनर्जी बढ़ा होगा, तुमने जबरदस्ती किया होगा तब ना, भगवान तो करेंगे नहीं। एनर्जी मिला कि नहीं? एनर्जी मिला तो क्या हो गया जी? पोटेंशियल एनर्जी लैटिस का बढ़ गया। पोटेंशियल एनर्जी लैटिस का बढ़ गया मतलब वो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। फिर से वो उसी फॉर्म में जाना चाहता है पर अपने आप से थोड़ा चल जाएगा, ठीक है। वो अपने पूरे मटेरियल को बर्बाद कर देगा। मतलब इतना भी बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन मैं कंपेरेटिवली बता रहा हूँ कि इससे नुकसान है, पोटेंशियल जो का बढ़ गया है। अगला कहता है और क्या फर्क पड़ता है? कहता है नन यूनिफॉर्मिलिटी
ऑफ प्रॉपर्टीज विल बी प्रेजेंट इन लैटिस। कहता है देखो यही से है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो एटम्स हैं वो मटेरियल में किस प्रकार से अरेंज है। अगर वो कहीं पे अलग ढंग से अरेंज हो गए हैं, ठीक है, तो उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब क्या है सर, कि देखो ये गैप में भरा हुआ था सारा एटम, अब गैप से हट के फिर से इस प्रकार से रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब हो गया कि उसमें गैपिंग बढ़ गया है, ठीक है, बीच में घुसा हुआ था ना वो एटम, बीच में घुसा हुआ नहीं है, यानी कि वहाँ पे गैपिंग बढ़ गया, स्ट्रेंथ कम गया वहाँ पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है, ठीक है, स्टैकिंग फॉल्ट से फर्क पड़ता है, हल्के में ना लें इसको। तो ये था पूरा किस्सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के डिफेक्ट्स का, वो भी कौन सा डिफेक्ट का था, सरफेस डिफेक्ट्स का, ठीक है। अब हम लोग जो आगे देखने वाले हैं वो है स्ट्रेंथिंग मैकेनिज्म, ठीक है। ग्रेन साइज रिफाइनमेंट कैसे क्या होगा, कोल्ड वर्किंग से क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथिंग से क्या होगा, कंपोजिट से क्या होगा, क्या मिलाने से क्या फर्क पड़ने वाला, ये सारा चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि ये जो नया तरीका से मैं बना रहा हूँ, तो क्या इसमें डिस्टर्बेंस आएगा, पहले आप लोग बता दीजिए, इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि इस वीडियो में पिछले वीडियो से क्या इम्प्रूव हुआ है और क्या खराबी है, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब कुछ ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट में बताइए किस प्रकार से इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है, या फिर पहले जैसे मैं बना रहा था उसी प्रकार से करना है। तो इसको मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। फिर से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन क्लिक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।